जो जूनियर आर्टिस्ट हैं और ख़ासकर जो काम हो रहा है सीरियल्स का, टीवी के लिए जो काम हो रहा है, जो जितना चटपट तैयार किया जा रहा है कंटेंट, और उसमें भी सीरियल चला गया, सीरियल ऑफ एयर भी हो गया, पूरा दिखा दिया गया, और तब भी पैसा नहीं दिया जा रहा है जूनियर आर्टिस्ट को। जूनियर आर्टिस्ट को क्या, लीड आर्टिस्ट को नहीं दिया जा रहा है। एक और बात मैं बताती हूँ, एक इस पे भी एक आर्टिकल लिखा था मैंने। इक्विटी एक राइट होती है जो बाहर के देशों में है कि अगर सपोज़ मैंने आत्मजा किया था आज से 20 साल पहले, मेरा पहला जो था, तो अगर मुझे नहीं पता कि वो बाद में रिपीट हुआ है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, इन केस अगर वो हुआ है और वो 20 साल बाद ही मैंने किया है, तो मुझे उसकी जो है रॉयल्टी मिलेगी। ये इक्विटी राइट्स वहाँ बोलते हैं, यहाँ पे ये राइट्स नहीं हैं। मैं लॉकडाउन में मैं अपनी बात कहूँगी, खुल के कहूँगी कि मैं इसको ईगो से क्यों जोड़ूं। आप मुझे जज कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके पास इतना नहीं है, सर्वाइवल के लिए नहीं है, आप ये बात मुझे बोलना चाहिए, और क्योंकि मैं सबके बिहाफ में बोल रही हूँ तो लोगों को मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना चाहिए। लॉकडाउन में सबकी हालत ख़राब हो गई थी। अच्छे अच्छे एक्टर्स अपने घर का सामान बेच रहे थे, नीलामी कर रहे थे। मैं नाम नहीं लूँगी, पर अगर ये शो देख रहे होंगे, और शायद उनमें से भी कुछ लोग देख रहे होंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे वो अपना ऑक्शन लगा दिया कि मैं इतने बड़े एक्टर अपना ऑक्शन लगा। तो हम जैसे कि क्या औकात थी भाई, हम भी लुगड़ गए, हमारे पास भी सर्वाइवल नहीं थे। तो क्या किया, गवर्नमेंट आकर के मदद कर रही थी किसी आर्टिस्ट की, या जो ऐसे आर्टिस्ट संगठन है, किसी ने कोई ऐसी मदद ली या स्टेप लिया कि उनको कैसे सरवाइव किया जाए, उनको बचाया जाए। और उन्हीं दिनों जो कलर्स पे मेरा शो आता था, बैरी पिया, जिसमें बड़ी ठकुराइन के रूप में मुझे एक अच्छी खासी पहचान मिली, वो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था। अगर इंडिया में इक्विटी राइट्स होते तो मुझे उसका पैसा मिल रहा होता। ये कितना बड़ा विरोधाभास है, कितना कंट्रडिक्शन है कि एक एक्टर का आप शो दिखा रहे हो और ये नहीं जानना चाहते कि वो एक्टर जी रहा है या मर रहा है, या जी रही है या मर रही है। मैं बार बार यही कहूँगी कि मैं अपनी बात कर ही नहीं रही, मैं अपने आप को प्रचारित नहीं कर रही हूँ। इसको मतलब गौर किया जाए कि मैं प्रचारित नहीं कर रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोग नहीं बोल पाते कि अरे मैं बोलूँगा लोग क्या। एक बहुत अच्छा एक इंटरव्यू में आशुतोष राणा मेरे सीनियर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक बात उन्होंने कही है कि इस बात से दुख नहीं होता है कि मेरा समय बुरा चल रहा है, बुरा तब लगता है जब लोगों को पता चल जाता है। और जब लोगों को पता चलता है ना कि आपका वक्त पूरा चल रहा है, तो लोग आपको जज करने लगते हैं, आपके साथ एक। मुझे याद आ रहा है, आशीष विद्यार्थी साहब ने भी अपने फेसबुक लाइव में कुछ इसी किस्म की बातें कही। मैं सुशांत सिंह, जो ये सावधान इंडिया वाले सुशांत सिंह हैं, अच्छा, वो सुशांत सिंह है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने बाकायदा मोर्चा खोला है, और ख़ासकर टेलीविज़न के या छोटे पर्दे के आर्टिस्ट के लिए, कि कैसे उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, समय पे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। उनकी स्थिति ये है कि वो अपने घर गांव वापस लौटने की स्थिति में बन गए हैं। तो ये जो पूरा इतना अव्यवस्थित क्षेत्र है, तो इसमें थोड़ी तो नेतागिरी की ज़रूरत है। और नेतागिरी करो तो उनको लगता है आप नेतागिरी करने आए हो। अच्छा, तुम्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा तो तुम नेता बन रहे हो। बात नेता का नहीं है भाई, बात ये है कि अगर कोई मेरे सामने भूखा है ना, तो मुझसे नहीं खाया जाता। मेरे पिताजी सुरेश भट्ट के बारे में जिन लोगों ने भी नाम सुना है और जाना है, उनके बारे में पता है कि सुरेश भट्ट के जेब में अगर 1 रुपया भी होता था ना, और उनके सामने कोई ऐसा आ जाए जिसको ज़रूरत है, तो वो 1 रुपया निकाल के वो दे देते थे। ये मानवीयता, मानवीयता थी उनकी। सुरेश भट्ट वो इंसान थे कि अगर वो सुन लें, ये मुंबई हो या दिल्ली हो या पटना हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी रतलाम हो, कि किसी को कोई संगठन को या किसी व्यक्ति को ज़रूरत है, तो वो वहाँ दौड़ के पहुंचना चाहते थे। जनरल डब्बे में यात्रा करके जाते थे, और उन लोगों को जो मदद और नहीं कर पाते थे तो डिप्रेशन में चले जाते थे कि वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनकी बेटी हूँ। मानवीयता पहली शर्त है एक एक्टर के लिए।
इंडस्ट्री में बड़े बड़े दानियों का जिक्र होता है और कुछ लोगों ने तो बहुत मौके पर बड़े लोगों को, जैसे हम सोनू सूद साहब की बात करते हैं, उस इंसान ने एक अकेले अपने दम पे एक मूवमेंट खड़ा कर दिया कि मैंने उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की थी, नॉट फॉर मी। मैं रिक्शा वाले लोगों से बातचीत करती हूँ। आपको पता होगा कि मुंबई में मोस्टली रिक्शे वाले जो हैं वो बिहार यूपी से हैं। तो जो हम जब उनके रिक्शे में बैठते हैं तो डायलेक्ट से पता चल जाता है और बात करने लगते हैं। वो मिट्टी की खुशबू आती है तो अपने आप उबाल मारता है कि अच्छा आप मिथिला से हैं, तो अच्छा आप भोजपुरी हैं, तो कहाँ घर हुआ, या मैथिली छी है। तो इस तरह से हम बात करने लगते हैं। तो उसमें एक रिक्शा वाले मिले, एक दुबे जी थे, और उनको पेट में अल्सर था और उनकी बीमारी के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, और उन्होंने बातों बातों में मुझसे शेयर कर दिया। अब मेरा मन बेचैन हो गया कि उनको कुछ किया जाए। तो मैंने एक दो बार फेसबुक पे लिखा, और थैंक्स टू फेसबुक मैंने एक दो बार जब भी कोई ऐसी अपील की है, लोगों ने हेल्प किया। बेबी हालदार के लिए किया। जी, जी, और मुझे मैं याद इस है। मामले को आज आपके इस मंच से बोलना चाहूँगी कि बेबी हालदार बंगला राइटर, जिन्होंने आलो अंधारी, प्रकाश और अंधकार जो लिखा, वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 से अधिक भाषाओं में अनुदित है, बेस्ट सेलर है। एक तरफ ये भी गुमान है लोगों को, बिना फैक्ट को जाने, बिना सच को जाने, ये कह देते हैं अरे बेबी हालदार को तो, सॉरी मैं अगर उत्तेजित हो रही हूँ, लेकिन मैंने इस बात को बार बार लिखा, अपने मंच से लिखा, मैंने वीडियो बनाए, लोगों को डाला। मुझे दुख इस बात का है कि जो मेन स्ट्रीम राइटर्स हैं क्यों नहीं बोल रहे हो, लिख रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगी कि अगर चित्रा मुदगल, मैं उनको माँ बोलती हूँ, माँ मानती हूँ, वो अगर लिखें तो असीमा भट्ट से तो ज़्यादा वजन है उनकी बात में। मैत्री पुष्पा अगर लिखें तो ये लेखकों में ये संगठन नहीं है, वो मर रही है, उनको कैंसर हुआ है, और जिसकी 16 भाषाओं में किताब अनुदित है, और ऊपर से लोग मजाक बेबी हालदार? जी, और उनको ट्रोल किया जा रहा है, कह रहे उसको तो लाखों रुपए रॉयल्टी मिले। नहीं शिवा, उनको रॉयल्टी नहीं मिल रही है। फिर हमने तो यही सुना था। नहीं मिल रही है, फैक्ट ये है। मेरे पिताजी हमेशा ये बात कहते थे कि प्रूफ एंड फैक्ट के साथ बात उनका करो। तो विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद नहीं हुआ मिल रहा है। आलो अंधारी का। मैं आपको बेबी हालदार जी का नंबर देती हूँ, बात कीजिए। मैंने बार बार पोस्ट लिखा है, अगर आपने देखा, मैंने वीडियो बनाया है, लोगों से अपील की है, कुछ लोगों ने मदद की है, मधु कंकरिया जी ने मदद की है, सुधा अरोड़ा ने की है। लेकिन अगेन वही बात है कि जो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर इस बात को कोई मेन राइटर, जिनकी बातों में वजन है, अशोक वाजपेयी करें, बोलें लिखें, उनकी एक संस्था है, मैंने वहाँ भी कोशिश की। हिंदी एकेडमी में निशा निशांत हैं, उनसे बात कीजिएगा, मैंने कहा उन तक बात पहुँचाइए। मैंने जबलपुर तक बात पहुँचाई। मैंने प्रियदर्शन जी हैं इसी दिल्ली में, बड़े पत्रकार हैं, उन तक बात पहुँचाई। कृपा शंकर चौबे जी हैं, मैं नाम ले रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मैं जब मुझे लगेगा कि कोई जेन्युइन है, वो मेरा सगा नहीं है कोई, बेबी हालदार मेरी कहीं से सगी नहीं है। दर्शकों के लिए बता दें, बेबी हालदार एक बहुत दिलचस्प लाइफ स्टोरी है। बेबी हालदार एक बचपन से एक घर में हाउस हेल्प का काम करती थी और वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। जिनके यहाँ वो काम करती थी वो एक साहित्यकार थे और उन्होंने उनको प्रमोट किया और कहा कि तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ। और उसके बाद ये एक दिलचस्प कहानी बनती है और वो उन्होंने फिर अपनी आत्मकथात्मक ये किताब है आलो अंधारी, और जिसका कई भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में भी ट्रांसलेशन हुआ और वो एक बहुत बड़ा नाम बन गई। तो बेबी हालदार वो शख्सियत हैं जिनको इस वक्त कैंसर है और उन्हें हम सब की ज़रूरत है, क्योंकि इलाज में पैसे खर्च होते हैं। तो और उन्होंने मुझसे कहा, शिवा, जब मुझसे फ़ोन पे बात होने, उन्होंने कहा मैं जीना चाहती हूँ। और मुझे ऋतिक घटक की एक फ़िल्म है मेघे ढाका तारा, अगर आपने देखा होगा तो लास्ट का जो शॉट है उसमें हीरोइन कहती है हमें बाजपो दादा, हमें बाजपो दादा। मुझे उनकी बात गूंजती है और मैं ईश्वर से और आप सब से यही कहूँगी कि पहले तो प्रार्थना करें। कोई जीना चाहता है, इससे बड़ी लड़ाई क्या हो सकती है? आज के दौर में कोई जीना चाहता है, इससे बड़ा रोमांटिसिज्म क्या हो सकता है? कला की साधना, लेखन की साधना, फनकारी के हुनर की साधना करना, उत्तर उत्तर लगातार
दुरूह होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं क्यों मतलब मुझे कई बार ये लगता है। मैं अपनी वाक्य पूरा करूं, ये तब हो रहा है जब इतना कंटेंट को सराहा जा रहा है और हर तरफ कंटेंट की धूम है, लेकिन ये जो आला काम करने वाले लोग हैं वो समहाउ वो हार रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? मैं माफ़ी चाहते हुए ये कहना चाहती हूँ कि अगर बेबी हालदार मर जाएं तो उन पे बायोपिक बन जाएगा, क्योंकि उनको एक कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन ऐसी बेबी हालदार जो जीना चाह रही है, उनको बचाने के लिए लोग नहीं आएंगे सामने। उनको बस कंटेंट चाहिए। आप मरे, आपको मसाला चाहिए। मुझसे लोग कंटेंट, मैं लिखती भी हूँ, आपको पता है। मैंने अभी एक जब लॉकडाउन में बहुत से स्टूडेंट्स ने और एक्टर्स ने सुसाइड किया, मेरे मन पे बहुत गहरा असर पड़ा था। मैं खुद अकेली रहती हूँ, मैं कोरोना ग्रस्त थी, मुझे भी लग रहा था कि मैं मर जाऊँगी, और मुझे लग रहा था मैं ऐसी मृत्यु तो नहीं चाहती। तो बहरहाल मैं जीवित हूँ। तो ये सब का जो असर था, तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी है, यूट्यूब पर है, से नो टू सक्सेस।